Hello and welcome to Study Icon Educations. I welcome you all to our NCERT आंदोलन सीरीज। और आज हम कवर करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 का पूरा सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9। बट बिफोर दैट, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आइकन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं देखा है पूरी प्लेलिस्ट को तो आप चैप्टर वाइज देख लेना। ये इस क्लास की क्लास 6 पॉलिटी की हमारी लास्ट वीडियो है, वन शॉट। और अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी आइकन एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना याद रखना कि चैनल में ना एंड में जेड भी है, और ये जेड आप ही लोगों के लिए लगा है जिसको आपको इजीली हमारा चैनल मिल सके। और अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हों या यूपीएससी से और भी रिलेवेंट नोट्स हों, कोचिंग के नोट्स हों, हम विजन आईएएस वाजीराम के नोट्स भी यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ की पीडीएफ चाहिए हो, किसी और बुक की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी आइकन एजुकेशंस। अभी जो हमारी सीरीज़ है ना एनसीईआरटी आंदोलन, इसमें हम कवर क्या कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ना हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं। क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटीज़, न्यू एनसीईआरटीज़। ओल्ड एनसीईआरटीज़ माने सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, है ना, आर एस शर्मा, ये हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट भी कवर करेंगे, तमिलनाडु बोर्ड्स की बुक्स कवर करेंगे, हिस्ट्री की। तो ये सारी जितनी भी रिलेवेंट बुक्स हैं यूपीएससी की, वो हम सारी कवर कर रहे होंगे। क्लासेस होती हैं रोज़ डेली, मॉर्निंग में 8 बजे सुबह और इवनिंग में शाम को 5 बजे। आप चाहें तो हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर ही। और लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर ही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। बट उसके लिए आपको हमारा चैनल स्टडी आइकन एजुकेशन सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। बट तो हम आज के लेक्चर में कवर क्या करने वाले हैं। देखो, 9 चैप्टर्स हैं पूरी बुक में, क्लास 6 की पॉलिटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 में। और हम कवर करेंगे 9 के 9 चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में, है ना। तो डाइवर्सिटी क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के पॉजिटिव चीज़ें पढ़ेंगे और डाइवर्सिटी हमारे देश में कैसे है और क्या सही है और लीडर्स ने क्या कहा है, ठीक है, उन सब के ऊपर पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी के साथ साथ और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जो भी डाइवर्सिटी की नेगेटिव पॉइंट्स हैं, है ना, हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट में सबसे पहले हम वही बेसिक और फंडामेंटल्स पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में, चैप्टर 3 में व्हाट इज गवर्नमेंट। और फिर चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट में हम जो गवर्नमेंट होती है ना, अब गवर्नमेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो एक टाइप होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो 4th चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा देश भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 पर। तो देखो, यूनिट 3 और यूनिट 4 के बारे में आप कलेक्टिवली देखो। तो यूनिट 3 अर्बन और रूरल के ऊपर है ना। बट ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, ये है अर्बन और रूरल के बारे में ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। बट 4th क्या है, लाइवलीहुड। और लाइवलीहुड रूरल अर्बन दोनों का है, और लाइवलीहुड होता किसका है, वो होता है सिटीजन्स का। तो वो किसके एस्पेक्ट पे है, वो सिटीजन्स के एस्पेक्ट्स पे है, ठीक है, जो नेटिव्स हैं, जो पब्लिक है, उसके एस्पेक्ट्स पे है। तो इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे एक ही वीडियो में। आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। आप चाहो तो टाइम सेविंग के लिए देख सकते हो, वरना अगर आपने अब तक बुक को कवर नहीं कराया ना, नहीं पढ़ी है ना एनसीईआरटी की बुक, तो आप जाके हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज इस बुक को कवर कराया और आगे भी मैं कराता रहूंगा। अभी 6th क्लास की कंप्लीट करी है, नेक्स्ट 7th है, फिर 8th है, 9th, 10th और 11th, 12th। इस तरीके से हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अभी चल रही है पॉलिटी, नेक्स्ट होगी हिस्ट्री, ठीक है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है ना, तो 9 के 9 चैप्टर मैंने फ्रॉम 1 to 9 मैंने सारे कवर कर रखे हैं। और अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सबसे पहले एनसीईआरटी ने ना, मैं ऑलरेडी ये वाली बात पढ़ा भी चुका हूँ। सबसे पहले ना एनसीईआरटी ने किस तरीके से शुरुआत करी है, एक हमें बॉक्स दिया है, ठीक है, और कहा है कि देखो 3 पिक्चर दे रखी हैं, अब आपको चौथी एक और पिक्चर बनानी है बच्चे की। अब हमने सपोज एक पिक्चर बनाई, ठीक है, आप भी बनाकर देखना। तो एनसीईआरटी कहता है कि ये तीनों जो पिक्चर है ना बच्चों की, ये बच्चों ने ही बनाई है, ठीक है, बाकी अलग बच्चों ने बनाई है। तो क्या इन तीनों में और इसमें फ़र्क है कुछ, डेफिनेटली होगा, है ना। ये तीनों अलग अलग ने बनाई है, ये तीनों अलग ने बनाई है, आपने बनाई है। तो क्या इनमें फ़र्क है, फ़र्क है। और ये फ़र्क बुरा नहीं है। अगर आप कहें, अब देखो, आप क्या कह सकते हो कि यार नहीं, जो मैंने बनाई है वही अच्छी है, बाकियों की बेकार है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। या हम एक फोटो को आइडल मान सकते हैं क्या, कि नहीं यही अच्छी है, बाकी सारी बेकार होंगी, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये दिखाना चाह रहा है कि हर एक बच्चे में ना, और जब बच्चे की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चा है, बट एनसीईआरटी इंडिकेट करना चाह रहा है हर एक ह्यूमन बीइंग में,
ठीक है, हर एक ह्यूमन में अलग तरीके के टैलेंट्स होते हैं, अलग स्किल्स होती है। तो अगर आप यहां पर कोई चौथी फोटो बनाते हो ना, तो वो चौथी फोटो भी जस्टिफाइड होगी, क्योंकि वो चीज चारों फोटो मिलकर दिखाएंगी कि चार बच्चों के पास अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग सोचने की क्षमता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी तो है। डाइवर्सिटी क्या होता है, द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग। ठीक है, डाइवर्सिटी होता है द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग। तो अलग अलग जब चीजें होती हैं ना, तो वो क्या होती हैं, जब एक ही जगह अलग अलग चीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। अब अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, तो हमारे देश में डाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे है डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मदर टंग्स कितनी है, 1600 प्लस मदर टंग्स है। अगर किसी ने पहली बार सुना है ना, शौक लगा होगा। जब मैंने पहली बार सुना था ना, आपसे लगभग 10 साल पहले सुना था भले ही, बट मुझे भी शौक लगा था कि 1600 प्लस हमारे पास मदर टंग्स है इंडिया में, जिसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है ना, वो कितनी है, बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ जल्दी, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, कम ऑन। 22 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है हमारे पास। देखो, आज मैं लाइव चैट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस लेक्चर में कितनी देर लग जाए, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं इस लेक्चर को खत्म कर दूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेने की वजह से मैं आपके सभी चैप्टर्स वाइज तो मैं आपके क्वेरीज लेता हूँ। ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं कवर कर पाते पूरा चैप्टर वाइज, जो मैं प्लेलिस्ट बनाता हूँ। तो लाइव चैट में मैं आज थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, है ना। नाउ डाइवर्सिटी, अब हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज भी हैं। इसके अलावा रिलीजन की अगर हम बात करें, तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, दे आर द 4 रिलीजन जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और सिर्फ इंडिया में ही इनका बर्थ प्लेस। अगर आप बात करो हिंदुइज्म, जैनिज्म और सिखिज्म की, इंडिया में ही ये मेजॉरिटीली मिलते हैं। सिखिज्म भी मिलता है इधर उधर, ठीक है, जैनिज्म तो बहुत ही कम है। और रही बात हिंदुइज्म, हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, सॉरी ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। और जैनिज्म भी हिंदुइज्म की तरह काफी पुराना है, बट हिंदुइज्म ज्यादा और पुराना है। और आप ये देखिए, ये 4 रिलीजन है ना, और ये चारों ही बर्थ प्लेस है इंडिया का, मतलब इनका बर्थ प्लेस इंडिया में ही है। 4 रिलीजन का बर्थ प्लेस इंडिया में। और इसके अलावा अगर हम इस्लाम की बात करें ना, तो इस्लाम में आप देखो, सबसे ज़्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन मिलती है इंडोनेशिया में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इस्लाम की इंडोनेशिया। इसके बाद आता है पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। हाँ, इतने सारे रिलीजन का बर्थ प्लेस होने के बावजूद इस्लाम थर्ड नंबर पे इंडिया में है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्स है हमारा देश। अब इसी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हुए ना एक स्टोरी दी है। और देखो, हम बुक शुरू कर रहे हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो लेक्चर देखते रहते हैं, उनको तो पता ही है, बट जो आज नए हैं उनको भी बता दूं कि एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल, स्टोरीज भरे पड़े हैं। हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक आप एनसीईआरटी में ना एक स्टोरी के थ्रू ही पढ़ोगे, और उसमें से एक स्टोरी है ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। ये वाली स्टोरी है, ये लिखी एक्चुअली किसने, बताता हूँ, लाइट्स नाम है इसका। हाँ, द लाइट्स चेंज्ड, ठीक है, द लाइट्स चेंज्ड, ये पोली सेनगुप्ता जिसने भी लिखी है, द लाइट्स चेंज्ड। अब क्या है देखो इस स्टोरी में, ये 2 लड़के होते हैं, ठीक है। इसमें से एक तो ये है जो गोइंग स्कूल है, ठीक है, स्कूल वगैरह जाता है, लड़का पढ़ा लिखा लड़का है, ठीक है, ये स्कूल जाया करता है। और दूसरा लड़का सिग्नल पर, यहाँ पे है लाइट्स, ठीक है, इसका मतलब है लाइट्स चेंज्ड में, तो लाइट्स ये है। तो ये जो दूसरा लड़का है ना, ये न्यूज़पेपर बेचता है। अब यहाँ पे ये स्टोरी कहना क्या चाहती है, देखो, सबसे बड़ी बात तो स्टोरी में एक ट्विस्ट ये है कि इन दोनों का नाम सेम है। हाँ एग्जैक्टली, इन दोनों का नाम स्टोरी में सेम है। क्या है दोनों का नाम, समीर, ठीक है, समीर, दोनों का नाम समीर है स्टोरी में। अब होता क्या है, ये दोनों ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये इससे कहता है भैया न्यूज़पेपर ले लो। आपने देखा होगा सिग्नल पर भी ना बच्चे करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस बोलते रहते हैं, इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, स्टॉक मार्केट बढ़ गया, इस तरीके से। तो ये भी ऐसे कर रहा होता है। और ये साइकिल वाले समीर से पूछता है कि भाई लोगे क्या भैया आप, तो ये कहता है ठीक है लाओ दे दो। जैसे ही हिंदी बोलता है ना, कौन सा, साइकिल वाला समीर, तो जो न्यूज़पेपर बॉय समीर होता है वो कहता है कि आपको इंग्लिश हिंदी आती है, अरे मुझे तो आप अंग्रेज लगे थे। तो कहता है कि नहीं नहीं मुझे आती है हिंदी, हमने सब्जेक्ट था हमारे पास हिंदी, हमने स्कूल में पढ़ी है। तो ये कहता है सब्जेक्ट वो क्या होता है, तो एकदम से लाइट चेंज हो जाती है, तो इसको यहाँ से जाना पड़ता है, लाइट ग्रीन हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे
अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर ये मिलते हैं, तो इस बार ये पेपर देता है, लो भैया आपका पेपर, और कहता है भैया अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो इसको सब्जेक्ट एक्सप्लेन करता है। मैं आपको सब्जेक्ट क्या एक्सप्लेन करूँ, आपको पता ही है, बताता है स्कूल में हम अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो होता है। तो कहता है अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे के नाम एक्सचेंज करते हैं, पूछते हैं नाम क्या है, तो उनको पता चलता है कि दोनों का नाम ही समीर है। ठीक है, तो तब से ये जो न्यूज़पेपर बॉय समीर होता है ना, ये कहता है ठीक है भैया अब आप एक समीर एक और मैं समीर दो, है ना। अगले दिन ये फिर मिलते हैं, फिर लाइट चेंज हो जाती है, चले जाते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये थोड़ा सा ना मायूस होता है, तो ये से पूछता है कि क्या हुआ। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है ना, ये दिल्ली की है। ये जो लाइट है, ये जो सिग्नल है, ट्रैफिक है, ये दिल्ली का है, ये रोड दिल्ली की है। और ये जो लड़का है ना, ये बेसिकली इसका होम टाउन मेरठ है, ये पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। तो ये बताता है कि भैया मेरठ में ना रिलीजन पर रायट्स हो चुके हैं, और वहाँ मेरे जो मेरी मदर हैं वो भी रहती हैं, मेरी फैमिली रहती है, और वो प्रॉब्लम में है बहुत ज़्यादा। फिर उस दिन ये टेंस्ड हो जाता है, कहता है अच्छा रायट्स क्या बात हो गई। तो फिर ये बताता है कि तो ये कैसी बात बोलता है, जब जो समीर एक होता है ना, ये सुनता रह जाता है और उसको शौक लगता है और उसको एक लर्निंग भी मिलती है। ये समीर दो बताता है, जो न्यूज़पेपर बॉय समीर होता है, वो कहता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ और आप कौन हो, आप हिंदू समीर हो। वो ये बताता है वो कि ये प्रॉब्लम है ना। लाइट फिर से चेंज आती है, उनको जाना पड़ता है, वो चला जाता है। अगले दिन वो आता है तो कभी भी अब उसको समीर दो नहीं मिलता। वो 2-3 बार वहाँ पर आता है, उसको कभी भी फिर समीर दो लाइफ में नहीं मिलता। तो लाइफ में उसको क्या पता चलता है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बट ये डाइवर्सिटी अच्छी भी है ना। डाइवर्सिटी में ही तो यूनिटी है, तो डाइवर्सिटी अच्छी भी है, बट ऑलवेज नहीं, हमेशा अच्छी नहीं होती। डाइवर्सिटी अच्छी कैसी होती है, डाइवर्सिटी अच्छी ऐसे होती है कि अलग अलग टाइप के कल्चर के रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले। अब जैसे कल लोहरी थी, है ना, तो क्या हुआ वहाँ पर, भाई हम तो हिंदू हैं बट हमने सिख का फेस्टिवल्स बनाया, सिख्स के साथ मिलकर, हमारे नेबर्स हैं, तो हमने पार्क में लोहरी बनाई। तो ऐसे ही होता है, हम अलग अलग रिलीजन और कल्चर से जुड़ते हैं, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और ऐसी तो एक ह्यूमन सोसाइटी जो होती है, एक जो ह्यूमन लाइफ होती है, वही ऐसी तो आगे बढ़ती है धीरे धीरे, जब वो चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। तो डाइवर्सिटी आई कैसे, अब मान लो हमारा इंडिया है ये, ठीक है, मुझे अच्छे से मैं अपनी हाथा बनाना उसके लिए सॉरी। ये मान लो इंडिया है ना, ये इधर श्रीलंका इधर को होता है, तो ये इंडिया है। अब इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे आई, तो कुछ लोग यूरोप से आए, है ना, कुछ लोग जो है मिडिल ईस्ट से आए, कुछ लोग श्रीलंका की तरफ से आए, मान लो कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए, है ना। तो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे अपना अलग अलग रिलीजन लेकर आए, अलग अलग कल्चर फेस्टिवल्स लेकर आए। तो वो क्या हुआ, वहाँ पर मिक्सअप हुआ सबका, और ऐसे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बनी। तो डाइवर्सिटी हमेशा जहाँ भी क्रिएट होगी, जैसे भी क्रिएट होगी ना, ऐसे ही बनती है डाइवर्सिटी। और अगर हम इंडिया में बात करें ना, तो हमारे इंडिया में एक तो है इधर लद्दाख, ठीक है, ऊपर की तरफ, और अगर नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ क्या है, केरला, है ना, नीचे केरला भी है। और एनसीईआरटी ने इनके दोनों के एग्जाम्पल से ही हमें समझाया है दैट हाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया इज एक्चुअली एग्जिस्ट। अब लद्दाख के बारे में बात करें, लद्दाख को ना लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, अगर आपको बताओ, ठीक है। लिटिल तिब्बत क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल इसका जो कल्चर है, इसके यहाँ रहने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर देखना जो जैसे ये दिखता है देखने में, वो भी वैसा ही है। कैसा, तिब्बत जैसा, लिटिल तिब्बत। आज के टाइम में चाइना ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है तिब्बत को, तो इसको लिटिल तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। लद्दाख एक डेजर्ट से भरा हुआ है, ठीक है, माउंटेन डेजर्ट होता है, काफ़ी यूनिक है ना, माउंटेन डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा हो नहीं पाती है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे अलग अलग चीज़ों, और जो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब एग्रीकल्चर यहाँ ज़्यादा नहीं है, बट इससे अलग जो चीज़ें हैं उन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह कराते हैं, कुछ होटल्स वगैरह करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पे। उन सब के अलावा अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ना, तो वहाँ पर शीप्स, गोट्स, इनका काफ़ी प्रचलन है, ठीक है। याक्स, ठीक है, याक्स होती हैं वहाँ पर। क्या कहते हैं उनके याक्स को, डजॉस। अगर आप में से किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, डजॉस कहते हैं उनकी याक्स को, ठीक है। वो होती हैं यहाँ पर। तो शीप्स वगैरह में ना, यहाँ की जो शीप्स होती हैं ना, वो काफ़ी महंगी होती हैं। क्यों, क्योंकि वो पश्मीना वूल देती हैं, है ना। आपको पता होगा पश्मीना वूल, सुना भी होगा आपने अपने मार्केट्स में। और वो पश्मीना वूल ना बड़ा महंगा होता है, और वो पश्मीना वूल वहाँ से जम्मू कश्मीर जाता है, वहाँ पे वोवन होता है। हम कहते हैं ना कश्मीरी कारपेट, कश्मीर, है ना। आपके सराउंडिंग में भी, नेबर्स में भी आए होंगे ऐसे लोग जो वेंडर पे अपना वेंडर कार्ड पे बेचते होंगे कुछ ना कुछ, तो वो भी कश्मीरी कश्मीरी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, वो एक्चुअली जो कश्मीरी बोल रहे हैं ना,
वो जो वूल है जिस चीज़ से बना है वो पश्मीना वूल होता है, और वो पश्मीना वूल एक्चुअल में लद्दाख से आता है, और वो वहाँ से कहाँ जाता है, कश्मीर जाता है, जहाँ पे उसको वोवन किया जाता है और वहाँ पे उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब अगर और बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे जो मोस्टली पीपल्स है ना वो इस्लाम से रिलेटेड है, मतलब वो मुस्लिम से अधिक। और अगर बात करें हम बुद्धिज्म की, जो कि मैंने बताया कि बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस भी इंडिया ही है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इन चारों का बर्थ प्लेस इंडिया में ही है। और इसमें से जो बुद्धिज्म है वो चाइना तक गया था, पहले तिब्बत गया था, फिर वहाँ से चाइना, और फिर पूरे एशिया में फैला वो कहाँ तक, जापान तक। जापान में जो शिंटो है ना, वहाँ पे जो मेजर रिलीजन है क्या, शिंटो, वो भी एक तरीके से बुद्धिज्म का ही वेरिएंट है ना। वहीं से उस वहाँ की भी डाइवर्सिटी थी, तो वहाँ पे जब वो जाकर घुला तो वो शिंटो बना, और यहाँ पर क्या था, वो बुद्धिज्म था। गौतम बुद्ध बिहार से बौद्ध गया, ये सब आपको पता होगा, सुना होगा आपने। तो वो कहाँ से गया था, तिब्बत से गया था, है ना, लद्दाख से होते हुए। और रही बात इस्लाम की, तो इस्लाम अब से लगभग 400 साल पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। 400 ईयर्स एगो इस्लाम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, और यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पर ना थोड़ा सा इस्लाम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर केसर सागा इनका काफ़ी फेमस है। केसर सागा आपने भी सुना होगा, मैंने तो वीडियोस देखी हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट केसर सागा की मैंने वीडियोस देखी हैं। ये इनका ओरल ट्रेडिशन है, बोलते हैं करते हैं उस तरीके से होता है, ठीक है। अब एक ही जो, अब हमारे इंडिया में ऊपर की तरफ तो क्या है, टॉप पर लद्दाख है, नीचे की तरफ क्या है, केरला। तो देखो एक ही देश के अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओ ना तो ऐसा लगता है किसी नए देश आ गए, नई लैंग्वेज, नए कपड़ों में लोग हैं, ठीक है, नए दिखते हैं, मतलब थोड़ा अलग उनका फेस स्ट्रक्चर है हमसे, तो काफ़ी कुछ अलग है, नई उनकी लैंग्वेज, पूरा ही अलग ही देश लगता है। तो ऐसा ही फ़र्क है इन दोनों स्टेट्स में। किसमें, केरला। अब केरला की बात करें तो केरला साउथ वेस्ट कॉर्नर पे इंडिया, उसके एक तरफ पहाड़ तो एक तरफ ओशन है, और केरला जाना जाता है अपनी स्पाइसेस के लिए, ठीक है। दुनिया भर में यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट होती हैं। और इस चीज़ में अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना, तो ज्यूज़ और अरब ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे इनमें, स्पाइसेस में। ज्यूज़ अगर आप देखो ना हिस्टोरिकली, सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे हुआ है, तो वो ज्यूज़ कम्युनिटी ही है ना, जिस पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। चाहे हम बात करें जर्मनी ने किया हो, नाजी जर्मनी अंडर हिटलर, इन लोगों ने किया हो, या कैसे भी ज्यूज़ पे बड़ा अत्याचार हुआ है। इनफैक्ट क्रिश्चियंस ने भी बहुत ज़्यादा करा है, ज्यूज़ को नीचे अपने नीचे रखा, दबा के रखा अपने से। और ज्यूज़ कम्युनिटी के लोगों ने ना किसी भी देश के लिए एक बात नहीं कही, हालांकि इन्होंने बाद में अपना खुद का एक देश बनाया इजराइल, वहाँ पे फुल रिस्पेक्ट मिलती है। बट अगर इजराइल से अलग कोई ऐसा देश जहाँ जो ज्यूज़ के लिए बनाई ना हो, अगर ऐसे किसी की बात करें ना, तो वो इंडिया है, जहाँ पर ज्यूज़ ने आकर कहा है कि हाँ हमें फुल रिस्पेक्ट मिली और किसी ने भी हमें हमारे रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। तो उन्होंने भी यहाँ पर ट्रेड किया है ना। मैं बताना ही चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर केरला में ट्रेड किया, अरब्स ने यहाँ ट्रेड किया। तो यहाँ पर सेंट थॉमस, अगर आपने सेंट थॉमस का नाम सुना हो, तो सेंट थॉमस इज द वन जिन्होंने केरला में क्रिश्चियनिटी को एस्टेब्लिश किया था, क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस की थी केरला में। और इंडिया में क्रिश्चियनिटी कहाँ से आई, केरला की वजह से। आज भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रहती है क्रिश्चियनिटी की केरला में, ठीक है। केरला में वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन है इंडिया में। हालांकि क्रिश्चियंस कम है इंडिया में, बट केरला में काफ़ी मिलते हैं। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये याद रखने की चीज़ है, सेंट थॉमस ने किया था। और एक मुस्लिम ट्रेवलॉग कौन थे, इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता के बारे में आप सुना होगा, इब्न बतूता पहन के जूता, छोड़ो उस पर नहीं जाते, है ना, काफ़ी बचकाना हो जाएगा। तो इब्न बतूता भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने ट्रेवलॉग में क्या लिखा था, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, काफ़ी कम है भले ही, बट जितनी भी है ना काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है उनकी। और ट्रेडर्स हैं वो सारे, या तो यहाँ पर वो दो तरीक़ों से आए, या तो वो ट्रेडिंग के लिए आए, है ना, या फिर वो काम करने के लिए आए वैसे अलग से। अब देखो स्लेव्स तो आते नहीं थे, इंडिया ने कभी स्लेवरी तो करी नहीं है अडॉप्ट, तो स्लेव्स बनकर नहीं आए कभी भी, बट वो बिजनेस के पर्पज से ही आए थे, है ना, या जॉब करने आए थे, नौकरी करने आए थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली। और क्योंकि इंडिया तो सोने की चिड़िया रहा ही है ना, गोल्डन बर्ड तो रहा ही है ना इंडिया, तो उसकी वजह से वो यहाँ पर आकर रिच हो गए। अब केरला, क्योंकि एक तरफ पहाड़ और एक तरफ वहाँ पर क्या है, समुद्र है, ओशन है, वहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेचर है वहाँ पर, तो इसलिए ना वहाँ पर फिशिंग भी काफ़ी पॉपुलर है। और अगर हम एंशिएंट टाइम से देखें हिस्टोरिकली, फिशिंग वहाँ पर काफ़ी करी जाती है। और चाइना से
चाइना से काफ़ी सारे फिशर्स आते थे यहाँ पर, करते थे, उनको कहते थे चीना वाला। ठीक है, क्या? चीना वाला। तो कहा ही जाता है कि शायद यही एक वजह है कि चीना वाला जो कहा जाता है वो चीन, जो चीन हम कहते हैं चाइना को, वो वर्ड यहीं से आया है, चीना वाला से। तो लोगों को लगा वो चीना वाला, चीन वाला, तो ये आदमी चीन वाला है, तो चीन से आया है ये। तो वहाँ पर वर्ड आया चीन, जो चाइना को हम कहते हैं, क्योंकि चाइना का अपना जो चाइनीज़ लैंग्वेज में नाम है वो तो चाइना है ना। हम ही तो कहते हैं चीन, तो वो चीन कहाँ से आया? वो शायद इसी वर्ड से आया, चीना वाला से, क्योंकि उनके कुछ यूटेंसिल्स वगैरह उनको चीना चाटी कहते थे। चीना चाटी, ये वर्ड याद रखना आप, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केबीसी मटीरियल है, ठीक है। तो ये कहा जाता था। नाउ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग है। बट ये क्या है, ये कहाँ से आया वर्ड? तो ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू, है ना, उन्होंने दिया था अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, उन्होंने इस बात को मेंशन किया था और बताया था कि जो डाइवर्सिटी होता है ना, जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है। सबसे पहले तो उन्होंने यूनिटी के बारे में कहा कि यूनिटी ना हम किसी को फोर्सफुली नहीं लगवा सकते, हम ये नहीं कह सकते कि भाई तू यूनिटी है, तुझे यूनिटी में रहना है, करना है, नहीं, वो एक अंदर से आता है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है ना, तो ये मत सोचिए कि अलग अलग डाइवर्सिटी की वजह से ये अलग अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वी कैन क्रिएट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये वाली बात जवाहरलाल नेहरू ने भी कही थी। और इसमें एक चीज़ जो छोड़ कर गई है एनसीईआरटी, वो ये है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में, नॉट लाइव, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं ना, मैं चाहूँगा वो भी इसका जवाब दें कि जो नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उसमें कहाँ पर एक एक्सप्रेशन आता है यूनिटी का, इंडिया का? कौन सी लाइन है जो यूनिटी दिखाती है इंडिया में? हालांकि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है हमारे चैनल पर, अगर आप शॉर्ट सेक्शन में देखो तो जो सबसे पुराना शॉर्ट है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में लिखा था, वो एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट आपको बता दूं 1911 में कंपोज किया था उन्होंने हमारा नेशनल एंथम जनगण मन। अब उसमें कहाँ पर लिखा है ये आपको बताना है। अब हम आएंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारे सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पर। तो मैंने बताया आपको, फर्स्ट में हमने क्या था, हमने पॉजिटिव साइंस पढ़े, डाइवर्सिटी के फंडामेंटल्स पढ़े। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ नेगेटिव चीज़ें पढ़ेंगे, चैलेंजेस पढ़ेंगे, क्या क्या फेस करते हैं लोग। अब सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है लैंग्वेजेस वगैरह के बारे में, है ना, बट एक कॉन्सेप्ट और मैं जो आपको बता दूं, और इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, और आगे भी कई सारे हम जो चैप्टर्स हैं ना वो इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे, वो है स्टीरियोटाइप्स। अब जिसको स्टीरियोटाइप्स नहीं पता, मैं पहले उसको डेफिनेशन क्लियर कर दूं स्टीरियोटाइप्स की। स्टीरियोटाइप होता है कि किसी को लेकर, या तो किसी एक पर्सन को लेकर, या किसी एक कम्युनिटी को लेकर, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर हम एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं धारणा। हम एक धारणा बना लेते हैं, है ना। तो अब आपको ये वर्ड याद रखना है, धारणा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये, ठीक है। हम धारणा बना लेते हैं कि मतलब मान लो ये मुस्लिम है तो ये ऐसा है, ये हिंदू है तो ये ऐसा है, या कास्ट पर भी हम करते हैं कि भाई ये यादव है तो ये ऐसा है, ये बनिया है तो ये ऐसा है ना। स्टैंड अप भी सुन आपने देखे होंगे कि भाई ये बनिया है तो इस बनिए पे आपने स्टैंड अप्स देखे होंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी हमें चीज़ें मिलती हैं, इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। अब मान लो, अब एक स्टीरियोटाइप है, एक तो होता है कास्ट बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, कई सारे होते हैं, रिलीजन बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, बट एक होता है जो कि डाइवर्सिटी में हम उसको नहीं पढ़ेंगे, बट मैं अभी आपको पहले बताना चाहता हूँ, वो होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स। क्या? अब जैसे लड़के हैं तो लड़के को बाल छोटे रखने हैं। अब आप अगर लड़के हो, वीडियो देख रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बाल छोटे होंगे, और अगर आप लड़की हो और ये वीडियो देख रहे हो तो एक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बाल लंबे होंगे। अब कुछ लोग को सुनने में लग रहा होगा यार कैसी बात कर रहा है, यही तो है जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या है कि लड़कों के बाल छोटे होते हैं, लड़कियों के लंबे होते हैं। कोई बायोलॉजिकल रीज़न है इसका? नहीं है। कोई माइथोलॉजी में लिखा हो, किसी रिलीजन में हो? नहीं लिखा, कहीं भी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है इसका, बट रखते हैं। तो ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइप ही तो है कि लड़के बाल छोटे रखते हैं, लड़कियां लंबे रखती हैं। लड़के बाल जैसे ही लंबे करेंगे, देखो क्या करेगी सोसाइटी, उनका हाल खराब, है ना। तो एक चीज़ एनसीईआरटी में ये बताती है कि हमें ना एक स्टीरियोटाइप्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। अब जैसे ये पोस्टर्स देखो, तो अब ये व्हील चेयर पे लड़की बैठी है, तो इसको देखकर लोग क्या कह रहे हैं कि यू लुक सो शांत, सो डिफरेंट, तो तुम बहुत अलग दिखती हो। मतलब वो कहती है कि क्या तुम्हारे माइंड में भी कुछ प्रॉब्लम है? आप देखो, कई जो लोग व्हील चेयर पे होते हैं ना, हम सोचते हैं कि इनके माइंड में भी कुछ प्रॉब्लम है, और ये होता है। शायद आप में से कुछ लोग देख रहे हो, उनके साथ ना होता हो, बट ये होता है, और डेफिनेटली होता है। और ये कब जाएगा? ये अपने आप चला जाएगा क्या? ये नहीं, ये एजुकेशन से जाएगा। हमें ये चीज़ें बतानी होंगी, एडुकेट करनी होंगी,
सबको, हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, सबको। हर कोई तो एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठेगा ना भाई। और जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, कौन पढ़ता है इतनी ध्यान से, अच्छे से, समझदारी से? टीचर्स पढ़ाते तक नहीं है समझदारी से, क्वेश्चन आंसर्स लिखवाते हैं, वो करवाते हैं, है ना। तो स्कूल में तो हमने वैसे भी तमीज़ में नहीं पढ़ा, बट अगर हम अब पढ़ रहे हैं ना तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करना, आगे तक लेकर जाना, है ना। स्टीरियोटाइप्स हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे एक मुस्लिम को लेकर एक स्टीरियोटाइप्स है कि जो मुस्लिम में गर्ल्स होती है ना, मतलब जो मुस्लिम्स होते हैं ना, वो अपनी जो उनकी फैमिली की गर्ल्स होती हैं वो उनको पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, जबकि सच नहीं है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि जिसकी इनकम जितनी कम होगी ना वो उतना ही पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इट्स अ ट्रैप। अब देखो क्या, हमारे इंडिया में मुस्लिम्स की एजुकेशन, जो लिटरेसी रेट है मुस्लिम्स में, ठीक है, वो काफ़ी कम है लिटरेसी रेट। इसके अलावा लिटरेसी रेट एक अलग चीज़ होती है। इसके अलावा क्योंकि लिटरेसी रेट नहीं है, हाँ, हालांकि एक ये रीज़न भी हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत कम है, ठीक है, जो उनका फाइनेंशियल रेट है ना वो भी काफ़ी कम है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है जितने होने चाहिए थे, जितने बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो हैं, और ऐसी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उसकी वजह से ना वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं एजुकेशन पर, ठीक है। आप खुद सोचो ना, जो गरीब होगा वो क्या करेगा, वो पढ़ाना ही छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा वो। तो यही चीज़ होता है मुस्लिम्स में भी। तो ऐसा नहीं है कि, और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कहती हैं, कोई एक जना नहीं कह रहा बैठकर, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम्स अपनी, ऐसा नहीं है कि अपने गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहते, उनके पास उतना पैसा नहीं होता, है ना। तो उनको क्या एडुकेट करने वाली बात है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, उनको एजुकेट करो, फाइनेंशियली एजुकेट करो उनको, और उनको जेंडर बेसिस पर भी एडुकेट करो। तो हमें स्टीरियोटाइप नहीं बनाना। स्टीरियोटाइप से क्या होता है ना, हम डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेशन क्या करते हैं, अब हमने क्या करा, हमने कहा ये मुस्लिम है, अच्छा ये पढ़ा लिखा नहीं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब हम इस बात को मानते चले जाएंगे कि मुस्लिम्स में लिटरेसी रेट नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, ये लोग पढ़ते नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं इनसे दूर रहो, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। यही तो हम करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज गुड, नॉट ऑलवेज गुड, नॉट गुड नहीं कह रहा हूँ, नॉट ऑलवेज गुड कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था वो क्या था, वो जेंडर बेस्ड था। जेंडर बेस्ड क्या, जल्दी बताओ, डिस्क्रिमिनेशन, यस, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, या फिर कहें स्टीरियोटाइप। हमने एक स्टीरियोटाइप बना लिया था जेंडर को लेकर। दूसरा हमने पढ़ा रिलीजन के बेस पर, ठीक है, रिलीजन। और एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, वो कास्ट के बेसिस पर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ना इंडिया में खासकर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, और किस बेसिस पे हो सकता है वैसे बता सकते हो? एक बेस होता है रेस, ठीक है, रेस। रेस क्या होता है, कलर हमारा, है ना। अब जैसे हम बात करें यूके में, तो यूके में ब्लॉन्ड होते हैं, क्या मतलब उनकी थोड़ी सी नीली नीली सी आंखें होती हैं, एकदम गोरे होते हैं, बाल उनके ब्राउन से होते हैं, बट ऋषि सुनक नहीं है। तो वहाँ पे इसलिए तो वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं क्योंकि उनका रेस वो नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रू पैट्रियट नहीं है, ये देश का भला कैसे कर सकता है, ये तो यूके का है ही नहीं, वो तो वाइट नहीं है, कुछ नहीं है। और लोग समझा रहे हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो गवर्नमेंट में लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो समझा रहे हैं कि नहीं वो यूके के ही हैं, उनका बर्थ यूके में हुआ है, उनकी पढ़ाई यूके में हुई है, और उनके पास सिटीजनशिप है यूके की, वो यूके के हैं। बट वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो यूके के, बेसिकली यूके के थोड़ी ना है, वो ब्लॉन्ड नहीं है ना। तो ये चीज़ क्या है, ये कास्ट, वो रेस बेस्ड रिलीजन है। और रही बात कास्ट की, तो जब हम बात करते हैं इंडिया में बैठ के कास्ट की, तो भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा किसको पता होगा, है ना। जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस करा है बाबा साहेब ने, उससे ज़्यादा तो किसको पता होगा। तो एक फैक्ट एनसीईआरटी ने लिखा है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, और आप इतने सीरियसली पढ़ रहे हो कि आप एनसीईआरटी के लिए आए हो, और आप इस वीडियो में यहाँ तक भी पहुँचे हो ना, तो इतना तो आपको पता होगा कि बाबा साहेब जो हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए जाते हैं, है ना। और दलित लीडर्स के सबसे ज़्यादा माने जाने वाले, एक भगवान की तरह माने जाने वाले लीडर माने जाते हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। ये कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, महार कम्युनिटी से। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। अब चाहता तो मैं बता सकता था स्टोरी, बट मैं बताऊंगा नहीं, उनकी वो स्टोरी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको पढ़नी है एनसीईआरटी में। जब खुद पढ़ोगे ना तब और ज़्यादा डीप समझ आएगी वो स्टोरी, तो एक बार पढ़ना, ठीक है। एक मैं बुक और आपको देता हूँ, झूठन, ठीक है। अब इन दोनों की स्टोरी में क्या है, ये बुक है, अगर आप पढ़ना चाहो, टाइम हो तो पढ़ो झूठन को। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर क्या बताता हूँ कि जो ये जो
कास्ट बेस्ड होती है ना डिस्क्रिमिनेशन, जो स्टीरियोटाइप बना देते हैं हम कास्ट बेस्ड, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? उसमें प्रॉब्लम यह आती है कि कई बार ना हम पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ना अपने आसपास से पानी नहीं लेने देते, हम उनको पढ़ने नहीं देते, स्कूल नहीं आने देते कि नहीं तुम नहीं आओगे, मंदिर में घुसने नहीं देते। कई सारे ऐसी कास्ट हैं जो काफ़ी टाइम तक मंदिरों में नहीं जा पाई, इंक्लूडिंग महार कास्ट, जो दलित्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी काफ़ी सालों तक मंदिर में नहीं जा पाए। एजुकेशन के मामले में इनका इतना बुरा हाल था कि सपोज ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में यहाँ टीचर पढ़ाता है, यहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं, और यहाँ पर है गेट क्लासरूम के बाहर का, तो ये यहाँ बैठते थे, बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठना भी इनको अलाउ नहीं था, इनको बाहर बैठना पड़ता था क्लास में, बाकी स्टूडेंट्स से एकदम दूर, हाथ नहीं मिलाना, अनटचेबिलिटी दिखाना, है ना, उनको कोई हेल्प ऑफर नहीं करना। पानी से मर जाता था एक इंसान, अगर सपोज के पास पानी नहीं है, सड़क पे है, मर जाता था, पर उसको कोई पानी नहीं देता था। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें यही तो दिखाती हैं कि जब डाइवर्सिटी होती है ना तो डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाती है कई बार, है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ी है यूनिट 1 डाइवर्सिटी, जिसमें हम फर्स्ट में हमने डाइवर्सिटी के फंडामेंटल्स पढ़े, पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े, इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है वो पढ़े, और सेकंड में हमने उसके नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े हैं और किस तरीके से वो नेगेटिव है उसके बारे में ऊपर पढ़ा है हमने। अब हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। सेकंड यूनिट गवर्नमेंट, थर्ड चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट, फोर्थ चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल द कंट्री। एक ऐसी कम्युनिटी, एक कुछ लोग जो मिलकर पूरे देश को चलाते हो, जो कानून बनाते हो, है ना, उनको कहते हैं हम गवर्नमेंट, सरकार। बट इसके भी ना दो तरीके हैं। गवर्नमेंट जो होती है ना वो मोटे मोटे तौर पे ना दो तरीकों से हो सकती है। पहली तो होगी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है। और दूसरी होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहां पर ऑलरेडी डिसाइड होता है, मतलब जहां पर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, गवर्नमेंट अपने आप ही होती है। जैसे मान लो चाइना है, ठीक है, तो एक एग्जांपल तो चाइना का है, वहां पर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है ना ऑफ चाइना। ऐसी क्या है? रशिया, वहां पे क्या है? वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी है ना। तो यहाँ ये लोग क्या है? ये एक पार्टी है जो खुद ही डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का? दूसरा एग्जाम्पल मान लो सऊदी अरेबिया, वहाँ कौन है? वहाँ क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया में। तो वहाँ कोई पार्टी है? नहीं, वहाँ कोई पार्टी नहीं है, वहाँ पे एक राजघराना है, मतलब एक घर है, एक फैमिली है, वो मिलकर चलाती है। तो वहाँ कौन सा है? किंग का कॉन्सेप्ट है। तो एक ऐसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, एक ऐसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पर किंग हो उसको कहते हैं मोनार्की, ठीक है, मोनार्की। और किंग को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। मोनार्क, ठीक है, मोनार्क। में लाइव चैट देख पा रहा हूं। तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, अपने लीडर्स चुनते हैं, ठीक है। और इंडिया क्या है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। इंडिया दुनिया का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, याद रखना। दुनिया की आई एम सॉरी, बिगेस्ट नॉट ओल्डेस्ट, ठीक है। अब इंडिया हर चीज़ में ओल्डेस्ट है ना, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट इंडिया से निकला है, तो इसलिए आई एम सॉरी, इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों है बिगेस्ट? देखो इधर मैं आपको समझाता हूँ। ये है, हम नेशनल लेवल होता है, ठीक है, और फिर होता है एक स्टेट लेवल। इंडिया में लोकल लेवल भी है, इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसलिए इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना गांव गांव तक भी इलेक्शंस होते हैं। अब अगर हम बात करें हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सब समझ गए, ओके। अब हमें गवर्नमेंट चाहिए क्यों, ये तो बताओ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो लोग इंडिविजुअली नहीं कर सकते। अब हम कहें कि नहीं देखो हर जगह गवर्नमेंट की जरूरत तो है ही, तो ये हम अब सोच पा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट है। बट अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कोई और सिस्टम डेफिनेटली होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। इन फ्यूचर पहले मोनार्की थी, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, इन फ्यूचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी कुछ और रिप्लेस कर दे, कुछ और नया कॉन्सेप्ट आ जाए, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन बींग्स का ये नेचर रहा है कि नई नई चीज़ें लेते आते रहते हैं, वो इस प्लेनेट को देते रहते हैं नई नई चीज़ें। तो गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें अभी के टाइम में क्यों पड़ी? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। क्या? जैसे हमारा एक देश है, अब इस देश में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाईवे बनाना है, तो वो कौन बनाएगा और क्यों बनाएगा? अब मान लो मुकेश अंबानी है या अडानी, मान लो अडानी और भी रिच है, तो अडानी है, अब अडानी बना सकते हैं, उन पर पैसा है, बट वो क्यों बनाएंगे? वो तो वही चीज़ें बनाएंगे ना जिससे उनको फ़ायदा हो, है ना। तो अपने अपने फ़ायदे की चीज़ें बनाएंगे,
तो ऐसे में जो लोग हैं जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं वो और पीछे हटते चले जाएंगे, और कुछ ही लोग मिलकर पूरे के पूरे उस एरिया को, उस पूरे के पूरे लैंड को ना एकदम से पूरे के पूरे देश को अपने अंडर ले लेंगे, है ना, और अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे, पूरी इकोनॉमी अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के लिए, उनको मैनेज करने के लिए ना गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। रोड्स बनाना, ठीक है, स्कूल्स बनाना, प्राइसेस वगैरह कंट्रोल करना, सप्लाई करना इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, ये भी तो एक चीज़ है, ये सब करना। और जो सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विस बताओ कौन करेगा, है, रेलवेज का काम बताओ वो कौन चलाएगा रेलवेज को, एयरलाइंस का पूरा सिस्टम, एक फ्रेमवर्क तो गवर्नमेंट ने क्रिएट कर रखा है, एयरलाइंस या प्राइवेट क्यों ना हो, बट बाकी चीज़ तो गवर्नमेंट ने क्रिएट कर रखी है ना, फ्रेमवर्क वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह बनाना। इसके अलावा आर्मी, अब बताओ बाकी चीज़ों में कह सकते हो आर्मी का क्या करोगे, हैं, पुलिस क्या करोगे, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कोई भी आपका गला काट जाएगा। अभिषेक उपमन्यु का डायलॉग है तो, कि गलती आपकी है, आप बाहर निकले अपना सर लेके, खूनी तो काटेगा ही गला, आपकी गलती, आप गला बाहर लेके निकले। तो पुलिस नहीं होगी तो फिर तो यही होगा, गलती आपकी होगी कि भैया आप सर लेके बाहर निकले। अब हम आते हैं उस चीज़ पर जो मैं आपको पिरामिड बना रहा था, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, है ना, इस पर हम बात करते हैं। तो देखो, ये मैं आपको समझा रहा था पूरा लेवल्स, अब मैं दोबारा आपको अच्छे से बनाकर समझाता हूँ। गवर्नमेंट में ना दुनिया भर में 2 लेवल देखे जाते हैं, एक तो है नेशनल लेवल जो सेंटर पे होता है, ठीक है, और दूसरा आता है स्टेट लेवल। ये 3 लेवल होते हैं। एक देश है उसमें अलग 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 स्टेट्स होंगे, ठीक है, और वो क्या होगा, वो पूरा देश वो सेंटर होगा और ये स्टेट्स होंगे। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट होगी, यहाँ पर भी पूरे में भी गवर्नमेंट होगी। तो इसको क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अमेरिका से ही आया है। अब देखो यहाँ क्या होता है, नेशनल लेवल गवर्नमेंट होती है, तो क्या कहते हैं यूएस में नेशनल लेवल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट, है ना, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं यूएस में। इंडिया में हम क्या कहते हैं, हमारे प्यारे भारत में हम क्या कहते हैं, हाँ, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, वेरी गुड, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट को। फिर आती है स्टेट लेवल पे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, यूपी, यूके, हरियाणा, दिल्ली, अलग अलग होती हैं। इसके अलावा दुनिया भर में यही 2 हैं सिर्फ, बट इंडिया में एक तीसरी भी है, और वो तीसरी कौन सी है, लोकल लेवल, जिसको हम कई बार सेल्फ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। इसलिए इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पे पंचायत वगैरह सब होती हैं, सरपंच बनते हैं, म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ इलेक्शंस होते हैं, वार्ड मेंबर्स बनते हैं। और अगर आप मैप देखो ना, इंडिया का मैप इसलिए हमें देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है। देखो इस मैप को एक बार, ये है हमारा प्यारा भारत। अब यूएस होता तो सिर्फ ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है। अब मान लो ये उत्तर प्रदेश है ना, तो यहाँ के इलेक्शन होते, एक पूरे सेंटर के इलेक्शन होते, एक ये उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होते। बट क्योंकि हमारे पास लोकल लेवल भी है, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो जितने आप ये खाने देख रहे हो ना, ये क्या है, ये जिले हैं, यहाँ पर भी होते हैं इलेक्शंस। और इलेक्शंस किस में होते हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते हैं। अब देखो हमने बात करी इलेक्शंस की, ठीक है। अब हमारे इंडिया में इलेक्शन करवाता है कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, चुनाव आयोग। एक कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंडिया में डेमोक्रेसी होती किस टाइप की है, डायरेक्ट होती है। डेमोक्रेसी भी 2 टाइप की, मैंने बताया ना, गवर्नमेंट 2 टाइप की, उसमें एक तो होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। तो जो डेमोक्रेटिक है ये गवर्नमेंट हो गया। तो जो डेमोक्रेटिक है ये भी 2 टाइप की हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इंडिया में कौन सी है, इंडिया में इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है। कैसे, यहाँ पर डायरेक्टली पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते सरकार में, यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। अगेन यहाँ पर डायरेक्ट पीपल नहीं करते पार्टिसिपेट, यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में। डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे जर्मनी है, क्या होता है वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई लॉ लाना होता है ना, तो पूरे देश में एक इलेक्शन होता है, वहाँ पर लोग वोट देते हैं, तब पता चलता है क्या हो रहा। बट इंडिया में, हमारे यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव, किसके रिप्रेजेंटेटिव, हमारे, हमने ही तो वोट दिया है उनको, है ना, तो वो वहाँ जाके बैठते हैं। अब जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन है, हमारा नरेंद्र मोदी है। अब वो कौन है, वो एक कौन है, जल्दी बताओ, कम ऑन, यस, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
माने सांसद, सांसद, ठीक है, वो क्या है, सांसद हैं। तो वो कहाँ है, वो सेंटर पे बैठे हैं इसलिए वो सांसद हैं। अगर वो विधायक होते तो वो कहाँ होते, वो सीएम होते फिर, ठीक है। तो वो बनारस से सांसद हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, नहीं देखा है तो जाकर देख लो। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो बनारस से सांसद हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के। तो ऐसी कई सारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के। हम प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते कभी भी, कभी भी आप कहो ना कि प्राइम मिनिस्टर के वोट है, प्राइम मिनिस्टर के वोट कभी नहीं होते। हम वोट सांसद को देते हैं, कभी प्रधानमंत्री को नहीं देते, ठीक है। क्या होता है, हमने सांसद को वोट दिया तो एक पार्टी से तो 5 सीट्स आ गई, ठीक है, दूसरी से 3 आ गई और तीसरी से 1 सीट आ गई। तो कौन सी पार्टी जीत गई, जल्दी बताओ, यहां ये रेड वाली पार्टी जीत गई। अब हमने इन लोगों को वोट दिया था, ये कौन है, ये एमपीज हैं सारे। अब ये एमपीज क्या करेंगे, ये सारे मिलकर, पहली बात तो ये सारे मिलकर बनाएंगे सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा बोल देते हैं, ये वो बनाएंगे। बट प्राइम मिनिस्टर कौन बनाएगा, प्राइम मिनिस्टर ये सारे मिलकर बनाएंगे, जिन जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है ना, माने जिन जिनको हमने वोट किया, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग मिलकर, इनमें से कोई एक मिलकर ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये अलग अलग पोस्ट ले लेंगे अपनी अपनी सारी, ऐसे होता है, और इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में ये है। अब रही बात वोट करने की, तो वोट करने में मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट के लोगों का, अब बताता हूँ सिटीजन का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अगर आप 18+ हो और आप एक पर्टिकुलर एरिया के सिटीजन हो जहां पर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपको वोट देने का फुल राइट है अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCPS। ये वाला बात में, ये वाली कॉन्सेप्ट में पहले भी दे चुका हूं। रेस, आर से रेस, सेकंड आर से रिलीजन, रेस रिलीजन, देन कास्ट, देन प्लेस ऑफ बर्थ एंड देन सेक्स। तो इन सभी, मतलब आप मेल फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कहाँ जन्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से हो और किस रेस से हो, रेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप 18+ होने चाहिए और उस पर्टिकुलर एरिया के सिटीजन होने चाहिए, तो आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आते हो और आप वोट दे सकते हो। ये क्या कहता है, ये कौन कहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी एडल्ट यूनिवर्सली जितने भी हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट्स दे सकते हैं, 18+ एडल्ट्स। अब इंडिया में 1947 में हमें आज़ादी मिली है ना, 1949 नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। 1950 26 जनवरी रिपब्लिक डे बनाते हैं ना, तो 26 जनवरी 1950 को, 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करा है ना, और फिर हमारा फर्स्ट इलेक्शंस भी हुए थे उसके बाद। तो सिंस आर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब से ही अब तक हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ही फॉलो किया है। आप देखो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में 1920 में ये कॉन्सेप्ट था, उससे पहले विमेंस को राइट नहीं था, है ना। उससे अगर हम बात करें 1928, उसके बाद तो यूके में आया है। तो ये क्या थे, ये तो फ्री कंट्रीज है ना पहले से ही, तो ये तो नहीं थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, पर हम शुरू से ही रहे हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को खत्म कराया और बताया कि वोट्स, हाँ मैंने ये ऑलरेडी डिस्कशन इस बारे में मैं कर चुका हूँ, ठीक है। विमेंस को वोटिंग राइट नहीं मिल पाया था, काफ़ी एंड में मिला था जाकर, काफ़ी लेट मिला था। अब ऐसे ही एक देश है देखो साउथ अफ्रीका, अब यहाँ इंडिया है, इधर है साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में कौन कौन लोग रहते हैं, वाइट्स रहते हैं है ना, जिन्होंने यहाँ पे आके रूल किया। यहाँ ब्लैक्स रहते हैं जो यहाँ के नेटिव हैं, मतलब यहीं के बर्थ है उनका। फिर यहाँ पे कुछ इंडियंस भी रहते हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ पर आए थे बिजनेस वगैरह और ट्रेड्स की वजह से। ना इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट है अपार्थाइड, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। क्या है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। मतलब अपार्थाइड क्या होता है, जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट बनाते हो कि इधर वाइट रहेंगे है ना, इधर ब्लैक रहेंगे, इधर ये पर्टिकुलर लोग रहेंगे, उधर ये तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं अपार्थाइड। और जो साउथ अफ्रीका है ना, उसमें काफ़ी टाइम तक अपार्थाइड गवर्नमेंट रही थी, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट किसके लिए काम करती थी, सिर्फ वाइट्स को देखती थी वो, ठीक है, ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट करती थी। तो एक स्टोरी है माया नायडू की, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक लड़की होती है छोटी, वो घर का सामान साफ कर रही होती है, उसको एक सामान मिलता है, एक स्क्रैप बुक मिलती है बेसिकली, ठीक है। उस किताब में एक लड़का होता है
ठीक है, उसकी फ़ोटो होती है, तो वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये क्या है मम्मी। तो उसकी मम्मी बताती है कि ये लड़का है, इसको मार दिया था। किन्होंने मारा था? गवर्नमेंट ने, पुलिस ने मारा था उसको। कहाँ की? अपार्थाइड पुलिस ने, मतलब जो हमारा साउथ अफ्रीका जैसा अब है, पहले वैसा नहीं था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, इस देश में हमारे डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा था कि जो वाइट्स चाहते थे ना, जो वाइट्स लैंग्वेज बोलते थे, वही लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। बट जो वो लड़का था ना, हेक्टर नाम था उसका, उसका मन नहीं था वो लैंग्वेज पढ़ने का, उसको अपनी मदर टंग जूलू पढ़नी थी। उसको वो नहीं पढ़नी थी जो वाइट्स पढ़ते हैं। तो उसने अपनी आवाज़ उठाई और उसको गोली मार के उसको मार दिया। और बाद में इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट देखा गया पूरे देश भर में। और फिर बाद में 1994 में, अब देखो कितना लेट है ना, 1994 में जाकर साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, उसको आज़ादी मिली थी 1994 में। मतलब देखो ना, 1991 में तो हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे। याद है आपको, जब मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इतना लेट वहां पे उनको फ्रीडम मिली थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने थे। 1990 में तो जाकर नेपाल को मिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा हाल है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री नेपाल 1990 में बना था और अफ्रीका 1994 में बना था। और कुछ देश तो आज तक नहीं बने। कुछ देश जैसे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, तो अभी आपको पता है क्या हुआ, यूएस ने क्या करवा दिया वहाँ पर। इससे पहले अफगानिस्तान में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ना, अब वहाँ पर क्या हो गया, तालिबान का राज फिर से हो गया। अब हम आते हैं दोबारा से, अब इतना पढ़ लिया है, अब हम एक बार ना चैप्टर की स्टार्टिंग में आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब देखो उनको आज़ादी कैसे मिली। हेक्टर ने आवाज़ उठाई, उसके बाद जब उसको मार दिया गया तो और लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, और जब सब ने साथ में पार्टिसिपेट किया तब जाकर उनको फ्रीडम मिली और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो की एलिमेंट होता है वो होता है पार्टिसिपेशन, ये याद रखना। तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, किस तरीके से? अब मान लो एक गवर्नमेंट है, मतलब एक सरकार है, अब उसमें एक गांव है, यहां पर लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है, उनकी बात कोई समझ नहीं रहा है दिल्ली में, तो वो क्या करेंगे? वो पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग तरीकों से। कैसे? एक तो वो गवर्नमेंट जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई एक बार बताओ, उस गवर्नमेंट की दिक्कत कौन समझेगा? उस गांव की दिक्कत कौन समझेगा? गांव का आदमी। तो जब तक गांव का आदमी सरकार में नहीं बैठा होगा तो वो बदलाव कैसे लाएगा अपने गांव के लिए, है ना? तो एक तो ये हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोकल लेवल पर भी वोट्स लड़ सकते हैं, तभी तो हमारे यहाँ पर तीसरा टियर भी है। तीसरा टियर ऑफ गवर्नमेंट कौन सा? लोकल लेवल। तभी तो है कि हम ये कर सकते हैं। तो एक पार्टिसिपेशन इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हम हड़ताल्स वगैरह कर सकते हैं, है ना, हम टीवी डिबेट्स कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन भी हैं। पार्टिसिपेशन के अगर मैगजीन्स को देखो, न्यूज़पेपर्स को देखो, वो इस बारे में कर सकते हैं। 2005 में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ाए थे मनमोहन सिंह की सरकार ने, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। लोगों ने इतना ज़्यादा डिसअप्रूवल दिखाया, इतने हड़ताल करे, इतने कैंपेन्स चलाए, गवर्नमेंट ने वो वापस ले लिया। तो ये तरीके होते हैं, है ना। एक काफ़ी बढ़िया एलिमेंट बन जाता है इक्वालिटी। ठीक है, हमें इक्वालिटी क्रिएट करनी होती है गवर्नमेंट में। जस्टिस, ये जस्टिस भी होता है। इसके ऊपर आप पढ़ना, ज़्यादा कुछ है नहीं सा पढ़ने लायक, एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से आप पढ़ना ज़रूर, डेफिनेटली पढ़ना। इसी के साथ साथ हमारा सेकंड यूनिट भी खत्म होता है। अब हम आए थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के बारे में हम फिर कहीं पढ़ते रहेंगे। अभी हम पढ़ेंगे रूरल, अर्बन और पंचायती राज के बारे में, है ना। और ये हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के एस्पेक्ट्स पर। उससे अगली जो यूनिट है वो हम पढ़ेंगे सिटीजन्स के एस्पेक्ट्स पर। नाउ आते हैं चैप्टर 5 पर, हमारे पंचायती राज। अब देखो, पंचायती राज पे जाने से पहले ना मैं आपको एक बार याद दिला दूं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। 3 टियर बताए थे, यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी नज़र रहे। पहला नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर लोकल लेवल। पंचायती राज इज अ पार्ट ऑफ लोकल लेवल, है ना। अब पंचायती राज के भी अपने और लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? हम लोकल लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी? लोकल लेवल की। लोकल लेवल में क्या होता है? एक तो सबसे नीचे जो आता है वो आता है ग्राम पंचायत। मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। ग्राम पंचायत, जीपीएम लिख लेते हैं इसको, ग्राम पंचायत। उससे ऊपर आता है पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति, हम इसको जनपद भी बोलते हैं। और फिर उसके ऊपर आता है जिला परिषद। जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होता है वो होता है विलेज लेवल पर,
ठीक है, एक विलेज में ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होता है। पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पर। अब ब्लॉक लेवल क्या है, देखो ये मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसमें इतने सारे गांव हैं। ठीक है, अब इन सभी गांव में क्या होगा, ग्राम पंचायत होगी, है ना, ग्राम पंचायत होगी। पर अगर हम इसको ऐसे ऐसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मान लो ये क्या हो गया, ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया, ये ब्लॉक 3 हो गया। तो एक ब्लॉक में कई सारे गांव आते हैं, तो ये हो जाता है ब्लॉक। और ब्लॉक में होता है पंचायत समिति, मतलब कई सारे गांव मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं, और वो कई सारे ब्लॉक्स मिलकर एक जिला बनाते हैं। अब आप थोड़ा क्लियर हो गया होगा, अब आप समझे होंगे इस चीज को। नाउ सबसे पहले तो गांव, जो गांव होता है ना, उसको जो ऑफिशियल टर्म है, हालांकि कोई ऐसी रिकॉग्नाइज टर्म नहीं है, बट ऑफिशियली और कॉन्स्टिट्यूशनली हम यूज करते हैं ग्राम। ठीक है, तो हम यही वर्ड यूज करेंगे, क्या, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो एक ग्राम होता है, उसमें ग्राम सभा होती है। अब ग्राम सभा क्या है, देखो इस टर्म्स पे आ जाना। ठीक है, ग्राम सभा, ये ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा एक तो होती है ग्राम पंचायत, प्लस जो सिटीजन्स होते हैं गांव के सभी, कौन, एडल्ट सिटीजन्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर जो आते हैं, वो सभी जो वोट दे सकते हैं, ये लोग मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। जैसे नेशनल लेवल पर हमारे पास एक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट, और हमारे पास क्या है, असेंबली है। असेंबली क्या है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ऐसे ही लोकल लेवल पर हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। और हम जो हमारे पास ये असेंबली से, इनको कहते हैं ग्राम सभा। सभा से पता चल रहा होगा, सभा माने असेंबली, है ना, ग्राम सभा। तो जब भी आप देखो ना, आपने किस सीरियल में आप उसमें देखा हो, तो सभा बुलाई जाती है, सब बैठते हैं, बात करते हैं, है ना, इस तरीके से बैठते हैं और बात करते हैं। देखो ये है, यहाँ पे सभी कौन बैठे हैं, गांव के लोग, और ये कौन बैठे हैं, पंच बैठे हैं। अब समझाता हूँ पंच क्या होता है। तो आप सबसे पहले समझोगे ग्राम सभा क्या होता है। ठीक है, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में कौन कौन लोग होते हैं, पहले वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो होते हैं पंच। ठीक है, पंच जिन्हें हम कहते हैं, जो होते हैं वार्ड मेंबर्स। अब आए ना सवाल पर, वार्ड मेंबर्स। अब वार्ड क्या होता है, देखो मैंने यहाँ बात करी, एक जिला होता है, कई सारे जिले मिलकर क्या बनाते हैं। सबसे पहले देखो, एक है देश। ठीक है, अब उस देश में कई सारे स्टेट्स होते हैं, वो सारे स्टेट मिलकर एक देश बनाते हैं। अब उन स्टेट्स में कई सारे ना डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिला होता है, ये जिला होते हैं कई सारे। ठीक है, अब उस जिलों में कई सारे क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, है ना, और उन ब्लॉक्स में कई सारे गांव होते हैं, और ये जो गांव होते हैं ना, इसमें भी कई सारे वार्ड होते हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी। अब देखो कहाँ कहाँ तक इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर गांव, एक गांव जो होता है ना, वो कई सारे वार्ड्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया वार्ड 1, यहाँ से यहाँ तक का एरिया वार्ड 2, यहाँ से यहाँ तक का एरिया वार्ड 3, ऐसे होता है। तो हम हर जगह पे इलेक्शन होते हैं, यहाँ के अगर लोग वोट देंगे ना, तो वो इस पर्टिकुलर वार्ड मेंबर को देंगे, यहाँ के देंगे तो इस पर्टिकुलर को देंगे, इस तरीके से होता है। तो पंच जो होता है वो वार्ड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं वार्ड मेंबर्स जब ये बनते हैं, तो ये सारे वार्ड मेंबर्स मिलकर, अब हम इन्हीं में से एक, जो एक वार्ड मेंबर होता है, इसी में से एक बनाते हैं सरपंच। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ आया होगा सरपंच क्या होता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया था, हम पीएम बनाते हैं, है ना, ऐसे ही हम सीएम बनाते हैं, तो ऐसे ही बनता है सरपंच। इसको हम बोलते हैं पंचायत प्रेसिडेंट, पंचायत प्रेसिडेंट। ठीक है, वो होता है सरपंच, और सरपंच के नीचे एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, उप सरपंच। ठीक है, उप सरपंच ये होता है, और एक होता है पंचायत सेक्रेटरी। वो कौन होता है, पंचायत सेक्रेटरी, सचिव कहते हैं इसको हम। ठीक है, सचिव, पंचायत सचिव। तो सचिव जी कौन होते हैं भैया, ये है, ये इलेक्टेड नहीं होते, इलेक्शन से नहीं आते, ये गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिला परिषद की तरफ से अपॉइंट होते हैं और फिर जाते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा आता है ग्राम पंचायत, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत, वो पंचायती राज। इस सिस्टम को, ये जो मैंने सिस्टम आपको समझाया है ना, ये है पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, बिलीव मी, और कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है। यहाँ पर ही ग्राम सभा होती है, सब बैठते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ये सब समझा रखा है। हमारा पूरा हो गया चैप्टर 5। अब हम करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, देन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन।
ये हमने क्या पढ़ा अभी, रूरल अर्बन नहीं है क्या यार, ये रूरल और अर्बन दोनों ही था। हमने जिला परिषद की बात करी, वो अर्बन में आता है ना। उसके नीचे हमने बात करी थी पंचायत समिति की, वो हाँ बिल्कुल पंचायत समिति और हाँ ग्राम पंचायत की। तो ये सारे क्या हैं, ये तो रूरल में है, और अर्बन में क्या था, वो जिला परिषद था, तो दोनों में आ गया। बट ये अलग क्या है, देखो ये हमने बात करी है एक तरीके से लेजिस्लेचर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। जुडिशरी हमारे में है ही नहीं, ठीक है। जुडिशरी के लिए आप देखो, चाहो तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, वो हम पढ़ाएंगे, अभी उसका टाइम नहीं आया है, ठीक है। बारी बारी करके पढ़ेंगे सब। तो अभी हम फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर 6 पर आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, अब हमें एनसीईआरटी ने दो चीज़ें बताई हैं, ठीक है। पहली तो आती है लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस। और देखो अब आई एम जस्टिस पर मैंने कहा था ना हम आगे डिस्कशन करेंगे। और दूसरा आता है लैंड रिकॉर्ड्स। हम इन दोनों के एग्जाम्पल से समझेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को। अब नाउ लॉ एंड जस्टिस क्या, अब मान लो आपके पास एक ज़मीन है, बराबर में एक आदमी के पास ज़मीन है, ये ए है ये बी है। अब ये बी बंदा क्या करता है, आपकी ज़मीन पर थोड़ा सा एरिया, ए सपोज ये दोनों ज़मीनें हैं ना, ये ज़मीनें हैं, तो क्या करेगा, थोड़ा सा एरिया अपना यहाँ क्लेम कर लेगा। एक्चुअल लाइन ये है, बट ये क्लेम ये भी कर लेगा आपका, इधर ही ईंटें रख देगा। तो आप क्या करोगे, लॉ एंड ऑर्डर पे जाओगे, ठीक है, या तो आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट है आपके लिए। बट हमने कहा ना अभी हम जुडिशरी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जीक्यूटिव देखते हैं। तो लॉ के लिए कौन है, लॉ एंड जस्टिस के लिए एग्जीक्यूटिव में कौन है, उसके लिए है पुलिस, ठीक है। अब हम पुलिस के बारे में बात करें तो पुलिस एक स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें एक एसएचओ होता है, स्टेशन हेड ऑफिसर, उसको हम इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। एक स्टेशन हेड ऑफिसर होता है, इसको हम इंस्पेक्टर भी कहते हैं। और वो जो इंस्पेक्टर होता है ना, उसके अंडर एक जुरिस्डिक्शन आता है, मतलब एक, मान लो ये एक शहर है, ठीक है, ये एक शहर है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, तो ये पुलिस स्टेशन यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करेगा। मान लो ये एक पुलिस स्टेशन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करेगा। मान लो ये एक पुलिस स्टेशन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया कवर करेगा, ठीक है। ये ज्यूरिसडिक्शन हम बना देते हैं। अब क्या होता है, अब अगर मान लो यहाँ पर कोई विवाद हुआ, तो ये कहाँ जाएंगे, इस स्टेशन में जाएंगे, है ना। बट कई बार क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, कोई भी एक्चुअल में कोई भी यहाँ प्रॉब्लम हुई, तो पास तो ये वाला स्टेशन पड़ रहा है, तो कई बार हम सोचते हैं कि इस वाले स्टेशन चले जाते हैं, पास में है। बट एक्चुअल में ना ये वाला स्टेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए भी कानून में एक चीज़ है, मान लो कोई एकदम इमरजेंसी वाला केस है, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि कोई इमरजेंसी होती है तो भाग के जाते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस कहती है नहीं ये हम हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, भागो यहाँ से दूसरे स्टेशन जाओ। तो फिर यहाँ जाते हैं वो, यहाँ से उसके बाद फिर वो वापस यहाँ जाते हैं, तो इस तरीके से घूमते रहते हैं, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो बेकार चीज़ दिखाई होती है, पुलिस की जो एक इमेज होती है ना, उसको खराब करने के लिए बॉलीवुड दिखाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि हम यहाँ से यहाँ जाएं इमरजेंसी में और वो हमें मना कर दे कि दूसरे में जाओ, ऐसे कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि कानून है कि इमरजेंसी में कोई भी पुलिस स्टेशन हो उसको काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि दूसरे पुलिस स्टेशन जाओ, इमरजेंसी में उसको ही एक्शन लेना है। बट इन जनरल अगर कोई केस होता है जिसमें इमरजेंसी नहीं होती, उस केस में हमें अपने ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन में ही जाना होता है। तो कई बार लोग कहते हैं ना कि हमारे गांव का पुलिस स्टेशन है, एक काम करते हैं ज़्यादा पैसे खर्च करके ना शहर जाते हैं बस लेकर, और शहर में जो स्टेशन है वो बड़ा स्टेशन है, वहाँ पर करेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से हमारा काम सुना जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो वापस भेज देंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई हमारा ये है ही नहीं यहाँ का काम, तो तुम अपने वाले पुलिस स्टेशन में जाओ ना, वहाँ क्यों नहीं गए, ठीक है। और अगर पुलिस नहीं सुनती है, एग्जीक्यूटिव नहीं सुनती है, तो उसके बाद तुम कोर्ट जा सकते हो, जुडिशरी की हेल्प ले सकते हो, है ना। अब अगर हमने लैंड विवाद पर ही बात करी है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ए कहाँ जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव में। दूसरी चीज़, पुलिस जब एक्शन लेगी तो वो क्या करेगी, तो वो लैंड रिकॉर्ड्स देखेगी, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स वो कौन रखता है, पटवारी एक गांव के सभी लैंड रिकॉर्ड्स रखता है, किसके पास कितनी ज़मीन है, क्या क्या है। और पटवारी क्या देखता है, पटवारी ये चीज़ें देखता है, सरकार और जो सिटीजन्स होते हैं ना उनके बीच में एक ब्रिज बनकर काम करता है। वो सरकार को बताता है कि जो लोग हैं ना वो किस किस चीज़ों की खेती कर रहे हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो लोग हैं ना उनकी क्रॉप्स कितनी फेल हुई हैं, ठीक है, कितना स्टॉक हम पर बचा रखा है, इन सब चीज़ों की भी वो जानकारी देता है। और भी जो अलग एग्जीक्यूटिव काम होते हैं ना वो देता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है उसका पटवारी का, वो होता है ये करना, वो सारी ज़मीनें, अब देखो ये है, मान लो रघु और मोहन दो हैं, ये इनके बीच में कोई विवाद होता है,
तो इसके लैंड रिकॉर्ड्स इसने रख रखे हैं। तो ये क्या है, नंबर 1 पर मोहन का है, तो मोहन के पास जितनी भी हेक्टेयर की जमीन होगी उसके हिसाब देखा जाएगा। रघु के पास इतनी है, तो मान लो रघु के पास इतनी थी, रघु ने अपनी 3 कर दी, है ना, तो इनकी क्या हो गई, 25 कम हो गई, 0.25 कम हो गई इनकी। इनके पास कितनी बची फिर, 0.5 बची। तो ये चीज देखकर वो डिसाइड करेगा, फिर पुलिस उसके हिसाब से एक्शन लेगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ये आ गया हमारे लैंड रिकॉर्ड्स के अंडर, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से जुडिशरी हमारी काम करती है। अच्छा, जो पटवारी है, पटवारी, उसको हमारे यहाँ पटवारी कहते हैं। जैसे अब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे यहाँ तो पटवारी कहते हैं, कई जगह लेखपाल बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत कर लेना, लेखपाल बोलते हैं, कई जगह कर्मचारी बोलते हैं, है ना, कई जगह अलग अलग जगह अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है पटवारी को, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। थोड़ी सी इसकी हायरार्की समझेंगे। देखो, पटवारी होता है सबसे नीचे, ठीक है। पटवारी किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको अकाउंटेबल होता है, वो होता है तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार। और तहसीलदार किसको होता है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होते हैं, हाँ, आईएएस होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक हायरार्की होती है पटवारी की, ये हटा दो सारा, ये हायरार्की होती है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके नीचे आता है तहसीलदार, और उसके नीचे आता है पटवारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले एडमिनिस्ट्रेशन पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगला चैप्टर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने अगला एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया शायद, आई एम सॉरी। सो अब जैसे हमने बात करी थी विलेज के बारे में, ठीक है, ऐसे ही अर्बन होता है। अब अर्बन में एक होता है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। अब देखो, जो हमने बातें अभी देखी ना, पुलिस के बारे में हमने देखी, है ना, लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में हमने देखी, यही सारी अर्बन में भी होती हैं, सेम चीज़ें होती हैं। इससे अलग क्या चीज़ होती हैं, इससे अलग होती है म्युनिसिपैलिटी। क्या, म्युनिसिपैलिटी, वो क्या होता है म्युनिसिपैलिटी, देखो, म्युनिसिपैलिटी इज एक्चुअली इक्विवेलेंट विद पंचायत, ठीक है। गांव में पंचायत होती है और शहर में म्युनिसिपैलिटी होती है, इतना कह सकते हैं। तो जो छोटे जगह होते हैं ना, वहां की म्युनिसिपैलिटी को कहते हैं म्युनिसिपैलिटी, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, हाँ, म्युनिसिपैलिटी काउंसिल। क्या होती है वहां पर, काउंसिल, म्युनिसिपैलिटी काउंसिल। और जो बड़े शहर होते हैं, ये तो स्मॉल में होता है, जो बड़े शहर होते हैं, लार्ज सिटीज होती हैं, वहां पर होता है कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, वो बड़ा होता है, उसके अंडर और कई सारे आते हैं। अब इसका काम क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का, काउंसिल का, इनका काम क्या होता है। इस पे आने से पहले, अब जैसे पंचायत था, ठीक है, पंचायत में कौन होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, है ना, वार्ड मेंबर्स। अब अगर म्युनिसिपैलिटी इक्विवेलेंट है किसके, पंचायत के, तो यहाँ भी कोई होंगे, तो यहाँ होते हैं वार्ड काउंसिलर। मैं उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, वार्ड काउंसिलर्स होते हैं यहाँ पर, है ना, ये डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं। काम क्या होता है इनका, अब देखो, सबसे पहले पंचायत पे आते हैं। पंचायत की फंडिंग कैसे होती है, डोनेशन से होती है ना, डोनेशन से होती है। गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, तो वहाँ पे उनको पैसा मिलता है, जिला परिषद से उनको पैसा मिलता है। इसके अलावा जो टैक्स वगैरह लेती है अपने लोगों से, उससे पैसा मिलता है। वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, उसमें पंचायत का हिस्सा होता है, सरकार लेती है भले ही, बट पंचायत का भी उसमें हिस्सा होता है। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी का इन सभी चीज़ों में हिस्सा होता है, ठीक है, जितनी भी ये सब चीज़ होती है इनमें हिस्सा होता है। इसके अलावा हाउस टैक्स, है ना, इनमें भी हिस्सा होता है। हाउस टैक्स काफ़ी बड़ा चंक होता है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या काउंसिल के फंडिंग का, ठीक है, उनके रिवेन्यू का। थोड़ा और सही अच्छी भाषा में लिखूं तो रिवेन्यू का। अब फंक्शन क्या है म्युनिसिपैलिटी का, काउंसिल या कॉर्पोरेशन का, तो देखो, कहाँ पार्क बनना है, अब आपकी लोकेलिटी में पार्क होंगे, कहाँ पार्क बनना है, ठीक है, कहाँ पर क्लीनलीनेस रखी जानी है, कूड़े वाला जाना है, तो ये सब काम कौन करता है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है, यही लोग काम करते हैं इन सब चीज़ों का। हॉस्पिटल कहाँ बनना है और कहाँ कहाँ से क्या होना है। अब यह वार्ड काउंसिलर्स होते हैं, और सिंपल वही, एक शहर में अलग अलग पार्ट होते हैं, वार्ड्स होते हैं, वहाँ से बनाए जाते हैं। जो जो चीज़ें रूरल में थी ना, वही सेम अर्बन में है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, है ना। तो ये पूरी स्टोरी है, आई मीन पूरा चैप्टर है, एक स्टोरी के थ्रू समझाई थी, आई होप समझ आया होगा। तो इसी के साथ साथ हमने अर्बन और रूरल दोनों को पढ़ लिया है ना, किसके, गवर्नमेंट के एस्पेक्ट्स पे। अब जरा आप लोगों के एस्पेक्ट्स पे पढ़ लें, मतलब लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या क्या करते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम पढ़ेंगे। रूरल में पढ़ेंगे कि रूरल में लोग कैसे रहते हैं, और अर्बन में पढ़ेंगे कि अर्बन में कैसे रहते हैं। और ये दोनों चैप्टर मैं आपको कलेक्टिवली पढ़ाऊंगा। अब तो शुरुआत करते हैं। देखो, लाइवलीहुड, अब सबसे पहले ना रूरल पे ही बात करेंगे, ठीक है। अब रूरल है
तो रूरल में किस किस टाइप के लोग होंगे? सबसे पहले हमने याद है स्टार्टिंग में बात करी थी स्टीरियोटाइप की। सबसे पहले ना आपको एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है। क्या? अधिकतर एक स्टीरियोटाइप होता है कि रूरल में ना लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही काम करते होंगे, उनकी लाइफ बहुत हार्ड होती होगी, है ना? वो काफ़ी लेज़ी होते हैं गाँव में लोग। और क्या होता है? वहाँ पे लोग जब उनको काम नहीं मिलता, जब वो परेशान हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो फिर वहाँ पर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, है ना? परेशानी से। ये सब आपको लगता है। और सिर्फ वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह ही होता है या फिर काउज़ वगैरह से रिलेटेड डेयरी काम होता है, सिर्फ यही होता है, आपको ये लगता है। ये एक स्टीरियोटाइप है। दूसरा, ये है रूरल के लिए। अब अगर हम बात करें अर्बन के लिए, तो अर्बन के लिए भी स्टीरियोटाइप है। क्या? कि वहाँ पे सब ऑफिस गोइंग टाइप के लोग होते हैं, है ना? जल्दी-जल्दी टाई लगा के जाते हैं। फिर वहाँ के लोगों को ना अपनी फैमिली से ज़्यादा लगाव नहीं होता। वो काम-काम को, मनी को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं, है ना? और शहर की लाइफ काफ़ी बज़लिंग टाइप होती है, काफ़ी धक्कड़ और वो सब होता है। और सबको जल्दी होती है अपने-अपने काम के लिए, है ना? सबको जल्दी-जल्दी अपने काम पूरे करने होते हैं। तो ये सबसे पहले तो स्टीरियोटाइप है। क्यों? क्योंकि हर जगह हर टाइप की चीज़ें मिलती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यही लोग यहाँ पर हैं या यही प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। क्या मतलब, क्या पैसे कमाने वाले लोग गाँव में नहीं हो सकते? हैं? क्या फैमिली की केयर ना करने वाले लोग गाँव में नहीं हो सकते? क्या व लेज़ी लोग शहर में नहीं मिल सकते? शहर में सब एक्टिव मिलेंगे, हैं? या क्या एग्रीकल्चर शहर में नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, ये स्टीरियोटाइप है। तो हर प्रकार के लोग हर जगह मिलते हैं। सबसे पहले आपको ये वाली बात एक्सेप्ट करनी होगी आगे बढ़ने से पहले, है ना? अब देखो दूसरी चीज़, अब आते हैं हम प्योर रूरल पर। देखो, रूरल में कुछ तो होते हैं, अगर हम अब आपने को देखो स्टीरियोटाइप बना रखा है एग्रीकल्चर के लिए ना, तो इसी एग्जांपल से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जो होते हैं पीजेंट्स कहूँगा जिनको मैं, पीजेंट्स कौन होते हैं? चलो लेबर्स लिख लेते हैं, है ना? लेबर्स, पुअर लिखते हैं बल्कि यार, चलो पुअर लेबर्स। फिर आते हैं स्मॉल फार्मर्स, छोटे फार्मर, छोटे किसान होते हैं जो, है ना? स्मॉल फार्मर्स। तीसरे नंबर पे आते हैं रिच फार्मर्स, है ना? रिच फार्मर्स। और ये लोग अक्सर बिजनेस भी करा करते हैं, ठीक है? और अगर हम बात करें तो नॉन फार्मिंग में कर लो चलो बात, ठीक है? एनसीईआरटी ने इस 4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको रूरल लाइवलीहुड को समझाया है पूरे को, ठीक है? अब देखो पुअर लेबर्स कौन होते हैं? तो अक्सर जो रूरल में पुअर लेबर्स होते हैं ना, उनके पास अपनी तो कोई ज़मीन होती नहीं है, तो वो औरों की ज़मीन पर जाकर काम करते हैं। किनकी? रिच फार्मर्स जो होते हैं ना, उनकी ज़मीनों पर जाकर काम करते हैं। रिच फार्मर्स के पास क्या क्या होता है? RF से लिखूंगा मैं रिच फार्मर्स को। उनके पास क्या क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती हैं, है ना? इसके अलावा उनके पास अपनी फैक्ट्रीज होती हैं कुछ ना कुछ। मान लो अगर उनके पास राइस के लिए कोई लैंड है, राइस उगाते हैं वो, तो उनके पास एक राइस के लिए फैक्ट्री भी होगी, है ना? तो और क्या होगा उनके पास? सपोज मान लो उनका कोई ऑफिस भी है ना? कोई और उनका बिजनेस है। तो रिच फार्मर्स वो होते हैं। तो जो पुअर लेबर्स होते हैं वो या तो इनके खेतों में काम करते हैं, है ना? या फिर इनकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। उनके पास अक्सर पैसे नहीं होते हैं, वो दिन का कमाते हैं दिन का खाते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाते, ऐसे होते हैं। फिर आते हैं स्मॉल फार्मर्स। तो देखो स्मॉल फार्मर्स के पास अपनी एक छोटी ज़मीन होती है, ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं होती, है ना? वो उस पर ही काम करते हैं। वो पैसे उधार ले लेकर काम करते हैं, ठीक है? उनको पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होता है, उस पर काम करते हैं। इसके अलावा वो और मल्टीपल ऑप्शंस भी ढूंढते हैं। मतलब वो अपनी गाँव में एक ना काव भी रख लेते हैं, है ना? जिसकी वजह से उनका डेयरी का काम भी चलता रहे और उनका कोई दूसरा फैमिली मेम्बर उस काव वगैरह का काम देखता है। तो मतलब वो सुबह दूध बेच के आते हैं घर जा जाके, उसके बाद खेतों पे चले जाते हैं। उनके घर में फीमेल्स वगैरह होती हैं, तो वो अलग अलग जगह और झाड़ू पोछा करती हैं जाकर। तो वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? कई बार जब उनका और काम प्रॉब्लम में चल रहा होता है ना, तो वो फैक्ट्री पे जाते हैं सीजनली। मान लो अगर वो उनका खेती में कुछ काम नहीं है नवंबर के महीने में, है ना? नवंबर के महीने में खेती में उनको और कुछ काम नहीं है, तो वो फैक्ट्री में जाकर काम कर लेते हैं, ठीक है? फिर आते हैं ये रिच फार्मर्स। तो जो रिच फार्मर्स होते हैं ना, इनके पास अपनी बहुत बड़ी ज़मीन होती है, वहाँ पर ये काम पे लगाते हैं लोगों को, ठीक है? इनके पास अपनी फैक्ट्री होती है खुद की, जहाँ पर इनके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, है ना? इसके अलावा इनके जो बच्चे होते हैं वो और डेफिनेटली स्कूल कॉलेजेस में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इनके घर बड़े होते हैं खूब, है ना? इनका अपना और अलग बिजनेस होता है जो है जहाँ पर ये फुल टाइम काम करते हैं ऑफिस में। इस तरीके से ये होते हैं।
इसके अलावा नॉन फार्मिंग के लोग होते हैं। अब नॉन फार्मिंग के कौन लोग हुए? सिर्फ फार्मिंग खेती थोड़ी ना करेंगे लोग, खेती करेंगे डेफिनेटली, बस सब खेती थोड़ी करेंगे। कुछ पंचर वाले होंगे, है ना, कुछ नदियों में से मछली वगैरह पकड़ते होंगे, कुछ लकड़ियाँ काटते होंगे, कुछ दुकानें चलाते होंगे, कुछ जो है ये काम करते होंगे ईंटों वगैरह का, मजदूर मिस्त्री होंगे, है ना, कुछ लोग सब्जी बेचते होंगे। तो अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम करते हैं रूरल में भी। तो एक स्टीरियोटाइप जो है ना, उसको हमें सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे अर्बन के बारे में। तो जिस तरीके से हमने बात करी थी रूरल में, अर्बन में भी ना अलग अलग टाइप के काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे वहाँ पर मजदूर भी तो होते हैं काम करने वाले, है ना, वहाँ पर साइकिल पे बेचने वाले लोग होते हैं, वहाँ दुकान वाले भी होते हैं, बच्चे भी स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं, वहाँ पर अपनी ठेली पे कुछ बनाकर बेचते हैं लोग, सब्जियाँ बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या और भी और प्रोडक्ट्स बेचते हैं, है ना। ड्राइवर्स होते हैं वहाँ पर, होते हैं नहीं, झाड़ू पोछे वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, देखो, है ना, कितने लोग होते हैं दुनिया भर में, कितने कितने अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं। तो एक स्टीरियोटाइप हम क्रिएट नहीं कर सकते। देखो तो ढाबा है, रेस्टोरेंट है, वहाँ के लोग भी होते हैं, बैंक होता है तो वहाँ के लोग भी होते हैं, स्कूल्स होता है तो वहाँ टीचर्स भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग हमें अर्बन में भी मिलते हैं। अब मैं आपको सच बात बताऊं, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है और आपको इतना ही पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर लो, और जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, उसको एक बार जाकर देखो। अगर आप वाकई में डाई हार्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो ना यूपीएससी की, तो हमारी प्लेलिस्ट को देखो। एनसीईआरटी आंदोलन हमारी तरफ से फ्री इनिशिएटिव है ये, ठीक है, टीम स्टडी आईक्यू की तरफ से एक फ्री इनिशिएटिव है, जिसमें हम 6 to 12 की सभी एनसीईआरटीज कवर करेंगे। आज के लेक्चर की पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी आपको हमारे चैनल स्टडी आइकन एजुकेशन पर मिल जाएंगी। सर्च करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, चाहे वहाँ से विजिट कर लेना। अगर लिंक काम नहीं करता है ना, तो सर्च कर लेना स्टडी आइकन एजुकेशंस और एंड में Z ज़रूर लगाना। बट जाने से पहले फिर से एक बार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।